आज हम 12th हिस्ट्री के अध्याय संख्या 1 ईंट मन के और अस्थियों के छठे टॉपिक माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व 5 टॉपिकों पर हमने वीडियो बनाई है जो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर हमारे चैनल की जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। सिंधु सभ्यता अपने शिल्प के लिए जानी जाती है और शिल्प के लिए कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पत्थर और लकड़ियों की आवश्यकता होती है जो मैदानी क्षेत्रों से लेके आते थे। अब मैदानी क्षेत्रों से लाने के लिए मिट्टी वगैरह उनके बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैलगाड़ी का प्रतिरूप है जो आगे आपको स्लाइड में दिखा देंगे। खिलौने जैसी बैलगाड़ियों के बहुत सारे हड़पाई क्षेत्रों से प्रतिरूप मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग नदी मार्गों का उपयोग करते थे क्योंकि सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे और सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के नदी मार्गों का उपयोग भी ये व्यापार हेतु करते थे। तटीय मार्ग बनाए हुए थे जिनके द्वारा ये व्यापार किया करते थे और कच्चे माल का उपयोग करेंगे। जो सिंधु सभ्यता सुदूर जगहों से माल मंगवाया करते थे, जो कच्चे माल का इस्तेमाल करते थे, वो कौन कौन सी जगहों से मंगवाते थे। इसके लिए हम सिंधु सभ्यता का मैप देखेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ कहाँ से चीज़ें मंगवाया करते थे। ये सिंधु सभ्यता का मुख्य क्षेत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये शंख और तांबे के लिए गणेश्वर या बालाकोट पर निर्भर करते थे। राजस्थान के झुंझुनू के खेतड़ी ज़िले में है गणेश्वर, जहाँ से तांबा मंगवाया करते थे। इसके अलावा लोथल से ये कार्नेलियन पत्थर मंगवाया करते थे जिसका उपयोग मण के निर्माण में करते थे। वहीं सुदूर पश्चिम में सुतकांगीडोर जो अफ़गानिस्तान की जगह है, वहाँ से बहुमूल्य लजवर्द नीले रंग का एक पत्थर है, स्टोन है, जिसको मंगवाया करते थे। इसके अलावा सेलखड़ी जो दक्षिणी राजस्थान है और उत्तरी गुजरात का ये इलाका है, इस इलाके से ये सेलखड़ी पत्थर मंगाया करते थे जिसके द्वारा ये मोहरों का निर्माण करते थे। उसके अलावा दक्षिणी भारत के जो कोलार की कर्नाटक कोलार की खाने हैं, वहाँ से ये सोना मंगवाया करते थे। अब देखते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ये तो उपमहाद्वीप के अंदर की बात हुई। उपमहाद्वीप के अलावा भी इनका व्यापार दूसरे देशों से होता था, जैसे ओमान। तो ये हड़पाई क्षेत्र है, ये ओमान है और ये मेसोपोटामिया है। उस समय 3 ये सभ्यता के प्रमुख केंद्र हुआ करते। उस समय का नाम है ओमान का। इसका एक उदाहरण मिलता है कि जो ओमान में मिलने वाला तांबा है, कॉपर है, उसके अंदर निकल की मात्रा है और ऐसा ही सेम जो तांबा है वो कहाँ से मिला है, हड़पाई क्षेत्रों से मिला। इसका मतलब कि हम ओमान देश से क्या मंगवाते थे, तांबा मंगवाते थे। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है इसको समझने का कि ओमान देश में हमारे हड़पाई मर्तबान मिले हैं। हमारे हड़पाई मर्तबान एक मर्द भांड है ये। तो इस मर्द भांड को ओमान में पाया गया है। इसकी ये विशेषता है कि इसके चारों ओर काली पॉलिश की गई है जो इसके अंदर के द्रव को बाहर रिसाव होने से रोकती है। तो इससे भी पता चलता है कि ओमान के साथ हमारे व्यापार है और ये वस्तु विनिमय का दोनों सभ्यताओं के मध्य बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस समय वस्तु विनिमय हुआ करता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लेखों में भी ओमान, जो मगान के नाम से जाना जाता है, का तांबा निर्यातक देशों के रूप में वर्णन करते हैं। और जो तांबा, निकल युक्त तांबा हड़प्पा में पाया गया है, वैसा ही तांबा मेसोपोटामिया में पाया गया है। या हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों ही देशों को मगन या ओमान तांबे का निर्यात करता था। इसके अलावा हड़पाई मोहर
बाट, मनके, पासे, ये सब मगन ओमान से भी प्राप्त हुए हैं, और ओमान की मोहरें हैं या मेसोपोटामी की मोहरें हैं वो हड़प्पाई क्षेत्र से प्राप्त हुई है। जैसे लोथल से मेसोपोटामी की मोहर प्राप्त हुई है। तो इस बात से हम अंदाज लगा सकते हैं कि इन देशों के मध्य व्यापार और उनमें हमारे देश का जिक्र है। जैसे दिलमून, दिलमून बहरीन देश को, बहरीन द्वीप का नाम है दिलमून। और मगान, मगान नाम आता है वो जिसका ओमान का है। वैसे ही हड़प्पाई लेखों में हमारे देश का नाम मेलुहा आता है, और मेलुहा के बारे में कहा जाता है, यानी हड़प्पा क्षेत्र का नाम मेसोपोटामिया के लेख में क्या है, मेलुहा। मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है, यानी हम व्यापार के लिए जो जल मार्ग है उस पर, समुद्री मार्ग पर डिपेंड करते हैं, इसलिए मेसोपोटामियन लोग हमें नाविकों के देश के रूप में भी जानते थे। और हाजा पक्षी का जिक्र करते हैं। हाजा हमारे मोर पक्षी को कहा गया है मेसोपोटामिया के लेखों में, जिसकी आवाज़ दूर तक राजमहल में भी सुनाई देती है। ऐसे हमें पता चलता है कि उस समय मेसोपोटामिया और जो ओमान देश है उसके साथ हमारे प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध रहे होंगे। ये मेसोपोटामी की मोहर है जो लोथल से प्राप्त हुई है। ये हड़प्पा की मोहर है जो मेसोपोटामिया और ओमान क्षेत्रों में प्राप्त हुई है। तो इनसे भी हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस समय क्या दोनों देशों के मध्य व्यापार हुआ करता था। ये एक मोहर है जिसके ऊपर एक नाव का चित्र है, ये नौका का चित्र है और मयूर का चित्र है। इनसे अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस समय व्यापार नावों द्वारा किया जाता था, और मोर उस समय का एक चर्चित पक्षी हुआ करता था, जैसे कि हमने मेसोपोटामी के लेखों में भी देखा, जिसे हाजा पक्षी के नाम से जानते थे। अब है मोहर, लिपि और बाट। पहले हम करेंगे मोहर और मुद्रांकन। देखिए, अध्याय के पहला टॉपिक मोहर ही था, तो ये मोहरें व्यापार करने वाले जो लोग होते थे, वो जो व्यापारिक माल है या सामान है उसका बोरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग करते थे बोरे का। तो बोरे के जो मुंह है इसको बांध दिया जाता, और इसके ऊपर गिल्ली मिट्टी का एक लेप कर दिया जाता, जिसके ऊपर जो सेंध मोहर है या जहाँ से आने वाली मोहर है उसका एक ठप्पा लगा दिया जाता, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि ये एक गीली मिट्टी पर लगा हुआ ठप्पा है। इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि अगर ये बिना टूटे हुए अगली जगह, ये गीली मिट्टी का ठप्पा लगे हुए अगली जगह सुरक्षित पहुंचती है, इसके मतलब है कि उस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और इसके साथ साथ मुद्रांकन यानी मोहर के अंकन से हमें पता चलता है कि ये कहाँ से आई हुई है, क्योंकि प्रत्येक जो हड़प्पाई क्षेत्र है उनकी मोहरें अलग है, उनके चित्र और उन पर लिखी गई लिपि अलग है। आगे देखते हैं रहस्यमयी लिपि। रहस्यमयी लिपि, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी लिपि क्यों कहा गया है? क्योंकि आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ये भाव चित्रात्मक लिपि है, और इसका जो सबसे लंबा लेख अभी तक प्राप्त हुआ है वो 26 अंकों का या 26 चिन्हों का प्राप्त हुआ है। यानी ये लिपि है वो चिन्हों वाली लिपि है, इसके ऊपर वर्णमाला नहीं है, जैसे अपने कैक है, ए आ है, स्वर है, व्यंजन है, ऐसी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। इसमें चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये चिन्ह लगभग 400 तरह के चिन्ह हैं, और एक जो सबसे बड़ा जो हड़प्पाई लेख मिला है उस अकेले में 26 चिन्ह हैं। ये बाएं से ये दाएं से बाईं ओर लिखते हैं, हम जो लिखते हैं वो बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, जबकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं ऐसे लिखा जाता है, सिंधु लिपि को जैसे उर्दू लिखते हैं वैसे ही। तो ये भाव चित्रात्मक लिपि है, और इसका जो अंकन है वो मोहरों पर, तांबे के औजारों पर, मर्तबांडों पर,
मिट्टी की पट्टिकाओं पर, आभूषणों पर, छड़ों पर, हर जगह मिलता है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग कितने पढ़े हुए थे। आम सामान्य चीज़ों पर भी लिखावट है, इसका मतलब साक्षरता की दर उनमें बहुत ही उच्च थी, यानी बहुत ही पढ़े हुए लोग हुआ करते थे। आगे है बाट। तो सिंधु सभ्यता के लोग व्यापारी थे, तो बाटों का प्रयोग किया करते थे। ये परिशुद्ध प्रणाली पर आधारित है, यानी बाटों का वजन है वो एकदम नियंत्रण में था। जो सिंधु के अलग अलग स्थानों पर एक समान प्रणाली के ही बाट मिले हैं, और इनका जो निर्माण है वो चरट नामक पत्थर से किया जाता था। इनकी दो विशेषताएं हैं कि एक तो द्विआधारित है, द्विआधारी नंबर यानी बाइनरी नंबर आधारित है, और दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हैं, यानी दशमलव पद्धति का प्रयोग किया जाता था इनमें। द्विआधारी बाइनरी नंबर यानी ये दो के गुणांक में है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 और ऐसे जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर धातु के तराजू के पालड़े मिले हैं, यानी तोलने वाली तराजू है उसके पालड़े मिले हैं। वो ऊपर लकड़ी थी वो तो अभी इतने सालों में नष्ट हो गई, लेकिन धातु के जो पालड़े हैं वो अभी तक सुरक्षित है। तो हमें ये पता चलता है कि उस समय तोल माप में परिशुद्धताएं थी, बाइनरी नंबर आधारित थी और दशमलव प्रणाली पर आधारित। तो प्राचीन सत्ता, उस समय के राजा के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, या राज प्रणाली के बारे में हम जान नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो लिपि है वो कैसी है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। फिर भी हड़प्पाई चीज़ों में असाधारण रूप से एकता पाई गई है, यानी एक रूपता पाई गई है, एक जैसी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मोहर बाट, ये इतनी शुद्धता के साथ बनाए गए हैं, तो लगता है कि कोई बहुत बढ़िया केंद्रीय नियंत्रण रहा होगा। इसके अलावा जो इनकी नगर नियोजन है, ईंट से लेकर नालियाँ बनाना, सड़कों का निर्माण, हम पहले नगर नियोजन पर इस पर चर्चा कर चुके हैं कि उनमें सड़कें होती थी वो एकदम समकोण पर काटती थी, नालियाँ सड़कों के किनारे बनी होती थी, बाद में बस्ती बनाई जाती थी, बस्ती टीलों पर बनाई जाती थी, ऊपरी टीले पर दुर्ग होता था। तो इतनी सारी चीज़ें एक समान बनाना ये किसी केंद्रीय सत्ता के बिना नहीं हो सकता। तो हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता रही होगी। तो केंद्रीय सत्ता के बारे में, यार प्रसाद और शासक, तो केंद्रीय सत्ता के बारे में कैसे पता चलता है कि पुरातत्वविदों ने 3 प्रकार के मत देते हैं इसमें। जैसे एक मोहनजोदड़ो में राज प्रसाद मिला है, यानी राजमहल मिला है, तो उस लेकिन उसमें कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। जैसे राजा राज करते हैं तो उनके सोने चांदी के आभूषण, विलासितापूर्ण वस्तुएं नहीं मिली। तो राजा होने की बात को हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। इसके अलावा जो 3 मत है वो कौन कौन से हैं? पहला है पुरोहित राजा का मत। कुछ इतिहासविद मानते हैं कि पुरोहित राजा हुआ करता है, जैसा कि मेसोपोटामिया में पाया जाता है। दूसरा जो मत है कोई शासक नहीं होने का, और तीसरा मत है अलग अलग स्थानों पर, यानी मेसोपोटामिया में अलग राजा होता था और हड़प्पा में अलग राजा हुआ करता था। तो पहला मत पुरोहित राजा वाला, इस आधार पर खंडन किया जा सकता है कि जैसे मेसोपोटामिया में बड़े अनुष्ठान हुआ करते थे, वैसे अनुष्ठानों का अभी तक हमारे कोई प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा है शासक नहीं होने का। तो शासक नहीं होने का मत को इस प्रकार खंडन किया जा सकता है कि इतनी एक समानताएं, एक रूपता बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण या बिना राजा के नहीं हो सकती। और तीसरा जो इतिहासविदों का मत है कि अलग अलग राजा होने का, उस मत पर आज जो अधिकतर इतिहासकार है वो सहमत है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अलग अलग राजा होंगे, क्योंकि वहाँ की नगर नियोजन, वहाँ के बाट, उनका अनुपात, ये बहुत ही नियंत्रण के और केंद्रीय नियंत्रण के बिना संभव नहीं है। नगर नियोजन यानी कैसे पहले सड़कें बनेंगी, फिर नालियाँ बनेंगी, फिर उनके बाद में मकान बनाए जाएंगे, तो बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के ये संभव नहीं लगता।
आगे है सभ्यता का अंत। तो सभ्यता का अंत जो सिंधु सभ्यता है उसका अंत का जो शुरुआत होती है वो 1800 ईसा पूर्व के आसपास होती है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोग चोलिस्तान से अपना जगह छोड़ते हैं। चोलिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित थार है उसको कहा जाता है चोलिस्तान। तो ये इलाका है सिंधु सभ्यता का। चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। तो चोलिस्तान को ये सबसे पहले छोड़ देते हैं वहाँ से 1800 ईसा पूर्व में, और अपनी जो सभ्यता है, जो शहर है, उनका स्थानांतरण किधर हो जाता है। ये जो काले काले डॉट नज़र आ रहे हैं यानी हरियाणा और गुजरात, इन दो इलाकों की ओर होना शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर बहुत से विद्वानों ने बहुत सारे मत दिए हैं कि ऐसा क्यों हुआ 1800 ईसा पूर्व। 1900 ईसा पूर्व में तो यहाँ की जो सभ्यता है उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है, उनकी गुणवत्ता में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। जैसे उनका व्यापार समाप्त हो जाना, शिल्प की विशेषज्ञता समाप्त हो, उतने अच्छे मनके नहीं मिल रहे जितने उनसे पूर्व में मिल रहे थे। तकनीकी ज्ञान जो उस समय का था उसका भी धीरे धीरे समाप्त हो जाना, जो लिपि थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो 1900 और 1800 के बीच का जो काल है उसको उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं, यानी वनवर्ती सभ्यताओं का निर्माण हो रहा था और जो मूल सभ्यता है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही। इस पर बहुत सारे इतिहासविदों ने अलग अलग मत दिए हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना, ऐसे कारण बताए गए हैं। अब एक अलग थ्योरी है जिसे कहते हैं आक्रमण थ्योरी। तो जॉन मार्शल बताते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है उसमें एक स्ट्रीट है या गली है जिसे डेडमैन लेन भी कहा जाता है। एक गली है जिसके अंदर एक गाड़ी, तो इससे पता लगता है कि किसी ने बाहरी लोगों ने वहाँ आक्रमण किया होगा। 1925 में मोहनजोदड़ो में कुछ अस्थियाँ, आभूषण मिले हैं। और इसके अलावा व्हीलर भी बताता है, व्हीलर का मानना है, व्हीलर हमारे जो ऋग्वेद है उनके आधार पर ये बताने की कोशिश करता है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता का वर्णन मिलता है जिसने अनार्यों का विध्वंस किया था, उनके किलों का या दुर्गों को समाप्त किया था। तो ये व्हीलर का मत है। और ये दुर्ग संभवतः वही स्थान होंगे जहाँ हड़प्पाई लोग रहा करते थे, क्योंकि वो अपने जो जगह थी उनको दुर्गीकृत किले बंद करके रखा जाता था। लेकिन जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने इस साक्ष्य को मानने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ से मिली हुई अस्थियाँ यानी हार्ड अस्थि पंजर मिले हैं, उनका कालक्रम एक नहीं है। वो अलग अलग समय के अलग अलग टाइम के अस्थि पंजर है। तो कोई बड़े उस समय नरसंहार का साक्ष्य नहीं मिलता है। इस आधार पर व्हीलर की इस मत को अमान्य कर दिया गया।